बिल्कुल सही बच्चे, पढ़ो वही जो कि बोर्ड में आए। देखिए बच्चा, वर्क दो प्रकार के होते हैं, काम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है आपका हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर? देखिए, स्मार्ट वर्क जो है आपको जल्दी सक्सेस दिलवाता है, जबकि हार्ड वर्क मजदूर करते हैं, रिक्शा चालक करते हैं, क्या वो सफल है? नहीं। उसी प्रकार पढ़ाई भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है आपका हार्ड स्टडी। अब स्मार्ट और हार्ड में अंतर इतना है कि हार्ड स्टडी में हम लोग सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं और स्मार्ट स्टडी में उन प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि बिहार बोर्ड में आता है। तो आज की क्लास में आपके सर करवाएंगे स्मार्ट स्टडी, ना कि हार्ड स्टडी। देखिए प्रिय छात्र, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कुल मिलाकर के आपके 8 प्रश्न होते हैं। आप देखिए गौर से, कितने प्रश्न होते हैं? 8 प्रश्न होते हैं। क्या 8 प्रश्न बिहार बोर्ड में आते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें से कुछ ही प्रश्न ऐसा है जो कि बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल रिपीट होता है। तो आज के क्लास में आपके दीपक सर ने क्या किया है, सिर्फ उन्हीं सब प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर करवाया है जो प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज उनको ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है आपका बच्चा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए बच्चा, ये प्रश्न बिहार बोर्ड का धमाद है। धमाद इसलिए क्योंकि ये प्रश्न हर एक 2 साल के बाद 3 साल के बाद पूछना ही पूछना है ना। अर्थात हम क्या बोले, हम लोग को स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पढ़ेंगे वही जो बोर्ड में आएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिए। मेरी बात को अगर आप ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं, यकीन मानो आप सभी प्रश्न को सुन करके ही याद रख लोगे। क्वेश्चन को समझ लिए, अब आंसर समझिए। लेखक कहते हैं कि इस आधुनिक काल में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है ना। ये पहला लाइन है और दूसरा लाइन पढ़िएगा। और इस विडंबना का स्वरूप यह है कि काम का जाति के आधार पर बांटा गया है, जाति के आधार पर, है ना। अर्थात धोबी का पुत्र जो होगा वो धोबी वाला काम करेगा, उसी प्रकार ठाकुर का पुत्र जो होगा वो नाई अर्थात ठाकुर वाला ही काम करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस आधुनिक काल में अभी भी जाति के आधार पर कामकाज हो रहा है। इस आधुनिक काल में यही तो विडंबना की बात है। जहां लोग चांद पे चले गया, जहां लोग नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जहां लोग अमेरिका के लोगों से बात कर रहा है वीडियो कॉल पे भारत में रह करके, वहां अभी भी जाति आधारित कामकाज हो रहा है। तो ये विडंबना की बात नहीं है। कामकाज जाति के आधार पर ना होकर के रुचि के आधारित होना चाहिए, है ना। आपको जिस काम में रुचि है वो काम करना चाहिए, ना कि जात के आधार पर। तो लेखक वही बताना चाहा है कि इस आधुनिक काल में जाति के आधार पर जो कामकाज हो रहा है, यही विडंबना की बात है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से और ध्यान पूर्वक से देखिए। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? किसके पक्ष में? जाति प्रथा के पक्ष में, है ना। जाति प्रथा के पक्ष में जातिवाद के पोषक अर्थात जातिवाद के समर्थक क्या तर्क देता है? तो आंसर देखिए, जातिवाद के पोषक जाति प्रथा के पक्ष में कहते हैं कि आधुनिक, है ना, आधुनिक, है ना, सभ्य समाज और कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक होता है। देखिए, जातिवाद के समर्थक कितना चुतिया है। वो बोल रहा है कि अगर हम लोगों को सभ्य समाज स्थापना करना है, सभ्य समाज का, आदर्श समाज का निर्माण करना है, तो कामकाज जाति के अनुसार होना चाहिए। ये कौन कहा? ये कहा भैया जातिवाद के समर्थक, है ना। आगे बढ़े, अर्थात सभ्य समाज की स्थापना के लिए कामकाज को जाति आधारित बांटा जाना चाहिए, ताकि सभ्य समाज का स्थापना हो पाए, है ना। कितना महान सोच है, किसका? जातिवाद के पोषकों का। उसका कहना है कि सभ्य समाज का निर्माण करना है तो कामकाज को जाति के आधार पर काम करना होगा। अगर सभ्य समाज का निर्माण नहीं करना है तो जाति प्रथा को हटा दीजिए, है ना। उनका यही कहना है, उनका है एक ही नारा, सभ्य समाज निर्माण करना है तो जाति का आधारित काम हो हमारा। चलिए, यकीन मानिए आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि ऐसे ही वीडियो फिर आते रहेगा। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को करना है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, ध्यान पूर्वक आप लोगों को सुनना है ना, और समझना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर,
जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां बताइए। अर्थात ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जातिवाद के जो समर्थक थे उनका कहना था कि सभ्य समाज का निर्माण करना है तो जाति आधारित कामकाज होना चाहिए। तो इस पर क्या क्या आपत्तियां दर्शाया कौन? भीमराव अम्बेडकर। हमें बताना है। तो देखिए सर क्या क्या आपत्ति है यहाँ पर गौर से देखिए। 3 आपत्ति मुख्यतः बताए हैं कौन सर? भीमराव अम्बेडकर। उनको ध्यान सुनिएगा, याद हो जाएगा। क्या है? जातिवाद मनुष्य को एक ही पेशे में बांध कर रखता है। ये बातें कहा है कौन? भीमराव अम्बेडकर। इसको थोड़ा समझिए। कहता है कि अगर जाति के आधार पर कामकाज होगी तो क्या होगा? प्रत्येक जात के लोग अलग अलग काम में बंधे रहेंगे, मतलब एक ही काम में बंधे। जैसे ठाकुर हमेशा ठाकुर वाला ही काम करेगा, है ना। अब कोई चमार है तो चमार वाला ही काम करेगा। और वही बात यहाँ पे लिखा है कि जातिवाद मनुष्य को एक ही पेशे में बांध कर रखता है। दूसरा क्या बताया है तो ध्यान सुनिए। श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल सही बताया। जो जाति प्रथा अर्थात श्रम विभाजन पे आधारित जो काम काज हो मनुष्य की रुचि पर नहीं है। मान के चलो कोई ठाकुर का पुत्र है और पढ़ने बहुत ब्रिलियंट है ना, और उसको पढ़ के इंजीनियर बनना है, क्या जाति प्रथा के समर्थक के लोग जो है उसको बनने देगा? नहीं देगा। अर्थात उसकी रुचि पे आधारित नहीं है। उसको बनना है इंजीनियर, ठाकुर के पुत्र को बनना है इंजीनियर, लेकिन उसको इंजीनियर वाला काम करवाएगा? नहीं, उसको तो नाई वाला काम करवाएगा। वही यहाँ पे बताया कि श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है ना। याद रखिएगा, श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट बताया और अंतिम पॉइंट क्या है? ध्यान सुनिए। जातिवाद भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जाति प्रथा के कारण भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ। अब कैसे? ध्यान सुनिए। जैसे हमने क्या बताया, ठाकुर का पुत्र है और उसको बनना है इंजीनियर, लेकिन समाज के ठेकेदार लोग जो है जातिवाद जो पोषक है वो क्या करेगा? उसको नाई बनवा देगा। मान चलो उसको कि नाई में इंटरेस्ट नहीं है तो काम करेगा ठीक ढंग से? नहीं करेगा। ठीक ढंग से नहीं करेगा, घर में बैठे रहेगा, तो क्या होगा? बेरोजगारी। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला कौन कौन बात था? जातिवाद मनुष्य को एक ही पेशे में बांध कर रखता है। दूसरा, श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तीसरा, जातिवाद भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आप लोग इसको गौर से समझ लीजिए, है ना। अगर बात करें कि अगर आप लोगों को, है ना, स्क्रीन शॉट लेना है तो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। स्क्रीन शॉट लेते रहिए। चलिए देखिए, पहला ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए पहला का। हाँ पहला है। दूसरा का भी ले लीजिए। हमने ना रहे नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा का भी ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान समझिए। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए वही जो अभी कुछ देर पहले बताया वही क्वेश्चन है कि जाति प्रथा, है ना, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो यहाँ आंसर तो हम तभी बताए, फिर भी एक बार समझ लीजिए। कहता है जाति प्रथा के कारण व्यक्ति एक ही पेशे या काम धंधों में बंधे होते हैं। यदि व्यक्ति की रुचि अन्य कामों में हो, जैसे इंजीनियर बनना हो उसको या डॉक्टर बनना हो, तो जाति प्रथा के कारण उसे ये सभी काम करने नहीं दिया जाएगा। हमने क्या बताया था, जैसे कि ठाकुर का पुत्र है और उसको इंजीनियर बनना है, लेकिन जाति प्रथा के समर्थक के लोग क्या करेंगे? उसको इंजीनियर बनने नहीं देंगे कि उसका काम है नाई वाला, तो उसको नाई वाला काम करवाएंगे, है ना। उसे उसके जाति के आधार पर काम मिलेगा, है ना। उसे जो है जाति के आधार पर काम मिलेगा। मन लायक काम नहीं मिलने के कारण, है ना, मिलने पर वह उस काम को ठीक ढंग से नहीं, है ना, कर पाएगा और उसके बाद और व्यक्ति बेरोजगार बन जाएगा। इस प्रकार जाति प्रथा बेरोजगारी का क्या है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। बड़ा आसान है ना। अर्थात जैसे ठाकुर के पुत्र को इंजीनियर बनना था और समाज के ठेकेदार लोग उसको इंजीनियर बनने नहीं देगा, उसको नाई वाला काम करवाएगा और नाई वाला काम में उसको इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, तो ठीक ढंग से काम करेगा नहीं, और ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, मरने लगेगा, घर में बैठल रहेगा, सुतल रहेगा, तो बेरोजगार तो हो गया ना भाई। चलिए ये क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और याद रखना बच्चा, हम इस वीडियो में उन्हीं सब प्रश्न को रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा बार बार पूछा जाता है। बच्चा बहुत मेहनत लगता है। आप वीडियो देखते हो ना, इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत है ना। कितना रिसर्च करने के बाद पता चलता है हाँ ये 5 ही प्रश्न ऐसा है जो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, और उस पर वीडियो बनाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हम एक लाइक के लायक नहीं है? लाइक करिए
और एक सब्सक्राइब करिए ना, ताकि हमारे जैसे जो यूट्यूब चैनल, छोटे यूट्यूब चैनल है, उस प्रमोट हो पाए, लोग जान पाए। नहीं तो शिक्षा तो बिकाऊ बन गया। आज शिक्षा बिजनेस है सर, शिक्षा को बिजनेस बना के बेचा जा रहा है, लाखों रुपया में, करोड़ रुपया में। अगर मान के चलो, आप बोलिए सर लाखों में कैसे, 399 में तो बेच है। अरे एक आदमी 399 रुपया करके बेच लेगा क्या? बिहार बोर्ड में एक ही आदमी है, कम से कम 10 लाख आदमी है, 1 लाख मतलब विद्यार्थी खरीदा 399, तो कितना रुपया होगा? जोड़ के हमको कमेंट बताना, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किस विशेषताओं का आवश्यक माना है? देखिए, सच्चा लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, है ना, भीमराव अंबेडकर ने क्या विचार प्रकट किया? ध्यान सुनिए। कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो। स्वतंत्रता मतलब कोई भी काम करने की पूरी आजादी, समता सबको एक समान रखना, है ना, चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंच हो या नीच, छोटा जात हो या बड़ा जात, सबको एक दृष्टि से देखना, है ना, समता। आगे बढ़ते। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, आपस में भाईचारा, जात कोई भी हो, भाईचारा हो। मुसीबत पड़ने पे ठाकुर करेगा सहायता ब्राह्मण का, ब्राह्मण सहायता करेगा चमार का, ये भ्रातृत्व होना चाहिए। अर्थात सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए 3 चीज होना चाहिए, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो। इस, है ना, प्रकार हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, अर्थात एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं, है ना। आई होप हमारा वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक चीज लिखना, पता क्या है? जय हिंद, और या फिर आप लिखिए वंदे भारत, या तीसरा जो कि आप दे सकते हैं, अगर आपको लिखने में संकोच हो रहा है तो हार्ट बना करके भेजिए। इससे हमें पता चलेगा कि मेरा वीडियो कितनी बच्चे को पसंद आया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।